जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये मेरे पास जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का 6th एडिशन है। और चैप्टर वाइज मैं आपको ट्राई करूंगा कि ये पूरी लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है वो पढ़ा दूं, तो सपोर्ट जो है वो करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और ट्राई करें इस वीडियो की स्पीड जो है वो 1.5 जो है वो रखें। 2 भी रख सकते हैं, 2x भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से चीजें जल्दी से जल्दी जो है वो समझ में आएंगी। 1.5 जो है वो रखना सही रहता है। तो मैं आपको पेज वाइज पूरी चीजें बताऊंगा, तो आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। मैं साथ ही साथ आपको कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगा कि ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। या तो आप अभी सुन सकते हैं, फिर बाद में अपने नोट्स बना सकते हैं। और वैसे अगर साथ साथ नोट्स बनाते चलें वीडियो को पॉज करते हुए, तो ज्यादा बेहतर होगा। और चीजें फोकस करें समझने के ऊपर। और जैसे ही आपने जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो अगर आपने पूरे कंप्लीट जो है वो देख लिए, जैसे ही आज का जो वीडियो आ रहा है ये चैप्टर 1 के ऊपर बेस्ड आ रहा है, तो आपने ये पूरे वीडियोस अगर जो है वो देख लिए, तो आपको ये मान के चलिए कि अलग से लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चैप्टर वाइज मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर पहले, यानी कि इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी जो है वो देर किए। तो जैसे कि आप ये पेज जो है वो देख रहे हैं, आपको यहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। तो ये पूरे पहला पेज की अगर हम जो है वो चर्चा करें, आइए। तो थोड़ी से इतिहास के बारे में बात की गई है, और ये जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन पॉलिटी का बेस जो है वो समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पेज हमें दो फेजेस के बारे में बताएगा। एक है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। तो ये ईयर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कंपनी रूल जो है वो 1773 से लेकर 1858 तक होता है। लिख लीजिए, कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक है। ये चीज याद रख लो, क्योंकि ये चीज एग्जाम में आती है। 1773 से लेकर 1858 तक ये कौन सा रूल है? कंपनी रूल है। क्राउन रूल मतलब अब यहां पर रिवोल्ट ऑफ 1857 ध्यान में रखना। जब ये विद्रोह हुआ, तब यूके, मेन यूके की बात हो रही है। यूके में हाहाथा मच गया। मतलब कि लोगों को लगा कि अरे यार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मट्टी पलीत कर दी, ये क्या कर दिया है, बेइज्जती करा दी। तो है तो दोनों एक ही, कंपनी भी एक ही है और क्राउन भी एक ही है, बट यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस फेस चेंज कर दिया। वहां पे बैठे बैठे उन्होंने बोला कि नहीं यार, इससे तो हमारी दुनिया भर में बेइज्जती हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, सेकंड फेज जो है वो चालू करते हैं, क्राउन रूल। अब इंडियन लोगों को कहा कि विद्रोह बंद करो, क्योंकि अब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो आपका सपोर्ट करेंगी, बिल्कुल महारानी आ रही है आपको बचाने के लिए, है ना। तो ये दो चीज ध्यान में रखना, कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858, और क्राउन रूल 1858 से लेकर अपनी आजादी तक 1947। बड़ा इजी है ना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रिवोल्ट ऑफ 1857 मिड में रखो, है ना, बस 1947 याद रहेगा, 1773 बस याद रखो। आइए, अब यहां पर बात की जा रही है कि ब्रिटिशर्स गाइस कब आए थे इंडिया के अंदर। लिख लेना, 1600 में, 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए। ये सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे स्टार्टिंग में। इनका काम जो था सिर्फ ट्रेड करना था। इनका मतलब था कि भाई इंडिया से पैसा कमाओ और वापस चले जाओ। वो तो आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इनकी नीयत जो है वो खराब हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये आए थे ब्रिटिशर्स। उनके पास क्वीन एलिजाबेथ वन के एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे। लिख लीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ वन के एक्सक्लूसिव। देखो यहां पर पूरी चीज जो जो मैं बताऊंगा वो पूरी चीज यहां पर लिखी हुई है, बस आप मेरी बातों को सुने। ये तो सिर्फ मैंने एक फोटो जो है वो यहां पर लगा दी है, एक रेफरेंस के लिए, मेरे भी रेफरेंस के लिए और आपके भी रेफरेंस के लिए, कि जिससे कि मैं भी देखकर उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और बट आप मेरी बातों पर फोकस करें और जो चीज बता रहा हूं उस चीज को नोट डाउन करते चलें। तो ब्रिटिशर 1600 में इंडिया आए एक व्यापारी के तौर पर, है ना। फिर बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे ये, और क्वीन एलिजाबेथ ने उनको जो है वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए। पर कहानी बदली 1765 में, जब उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए। लिख लीजिए, 1765 में इन्हें दीवानी राइट्स मिले। कहां कहां के? बंगाल, बिहार, ओडिशा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस सिविल जस्टिस के अधिकार भी जो है वो मिले।
अब ये बेसिकली कोर्ट भी चलाएंगे अपना, ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, रेवेन्यू तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी भी करेंगे। तो यहीं से शुरुआत हो रही है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी से एक टेरिटोरियल पावर बन गई जब उसको दीवानी राइट्स मिल गए। भाई एक क्षेत्र है बंगाल बिहार उड़ीसा का बड़ा एरिया, उस एरिया में जो है वो आप क्या करोगे, आप टैक्स वसूलोगे, है ना, आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के आपको अधिकार जो है वो मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए। तो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गई और एक टेरिटोरियल पावर, क्योंकि एक क्षेत्र आपके कंट्रोल में आ गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, यानी कि 1600 से लेकर 1765 तक का टाइम पीरियड बस वो व्यापार कर रहे थे। उनको पहला मौका मिला 1765 में जब 3 क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ गए। तो यहां से उनकी नीयत जो है वो खराब होना धीरे धीरे शुरू हुई, और देखेंगे हम आने वाले पेजेस में कि कैसे खराब होती गई। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कानून हम लोग को यहां पर जो है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहला कदम था। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला सीरियस स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां बैठे बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी यहां इंडिया में क्या कर रही है उसके, क्योंकि अब देखो, अब इन्होंने 1765 में तो 3 एरियाज की दीवानी ले ली, बंगाल बिहार उड़ीसा। ब्रिटिशर्स वहां बैठ के देखने के, अरे वाह यार, इन लोगों को तो भेजा था हमने कि वहां से सिर्फ सामान यहां पर भेजो और यहां हम प्रॉफिट करेंगे, इन लोगों ने तो कमाल कर दिया, 3 क्षेत्र अपने कंट्रोल में कर दिए। तो वहां से उनकी नीयत हुई खराब, और जब नीयत हुई खराब तो हर एक चीज कानूनी तौर पर चलनी चाहिए, जिससे कि सबको अपने रूल्स रेगुलेशंस क्लियरली समझ में आए कि सबको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने एक कानून बना दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला सीरियस स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को कंट्रोल करने का। इससे इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। लिख लीजिएगा, यही वो कानून था ये जिससे इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव जो है वो रखी गई थी। इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव जो है वो रखी गई पहली बार। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको, बट पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव जो है वो रखी गई थी यहां से। इसके हम लोग को टोटल जो है वो 5 फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं। आप क्या करेंगे, जब नोट्स बना रहे हैं ना, तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आपने लिख लिया होगा 1773, उसके नीचे लिख लिया होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा गया। अब जब 5 आप बना रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से फ्लो चार्ट जो है बनाए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। अब 1 के नीचे जो है वो क्या लिखना है, देखो यार, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन्होंने कर दिया। सबसे पहला स्टेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये था कि जो बंगाल का ऑलरेडी जो गवर्नर था, यानी कि जो बंगाल के क्षेत्र को देख रहा था, अब उसकी पावर होगी इंक्रीज। उसको अब गवर्नर जनरल से संबोधित किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन, क्या नाम है उसका? तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का जो था वो था लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। लिख लीजिएगा। प्लस इन्होंने जो है वो क्या किया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को गवर्नर जनरल बंगाल कर दिया, प्लस गवर्नर जनरल के साथ जो है वो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन्होंने बना दी। इनने बोला कि भाई 4 लोग जो है वो गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे, गवर्नर जनरल प्लस उसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहला कदम जो है वो बनाया। क्लियर? फिर सेकंड चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सेकंड फीचर, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कर दिया। मैंने आपको बताया ना, इसकी पावर, गवर्नर जनरल की पावर जो है वो इंक्रीज कर दी इन्होंने बंगाल के। तो बंगाल की पावर इंक्रीज हो रही है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया,
फिर इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब क्या होगा, अब थोड़ी इसकी बटें बढ़ाएंगे हम लोग, थोड़ी इसकी औकात बढ़ाएंगे। जो बॉम्बे का है और मद्रास का जो है गवर्नर, वो उसके नीचे माना जाएगा, ठीक है, ऊपर ये भैया। तो एक हायरार्कियल सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है, देख सकते हो आप, है ना। पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे, तीनों सेम टेबल पर खाना खाते थे, है? अब जो गवर्नर जो बन गया है, वो डाइनिंग टेबल के जो है वो मेन हेड टेबल पे जो है वो आकर बैठेगा। मद्रास और बॉम्बे जो है वो साइड साइड में जो है वो आकर बैठेंगे। समझ में आ रहे हो? तो मतलब इसकी औकात बढ़ा दी इन्होंने बंगाल वाले की। क्यों? क्योंकि बंगाल में बहुत पैसा था यार, इनका कंट्रोल वहां पर जो है वो आ गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उससे रिलेट करो ना यार चीजों को। तो उनका जब वहां पर कंट्रोल आ गया है, यहाँ पर अभी उतना आया नहीं है बंगाल और मद्रास में, तो इसलिए वो वहां पहुंच गए। और वहां फर्टाइल लैंड और बहुत, आप देख ही सकते हो उस क्षेत्र में जो है, आप देखो सिविलाइजेशन कितनी तेजी से जो है वो ग्रो हुआ। अगर थोड़ा और एंशियंट साइड पे जो है वो जाने की देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वहीं से ही पूरे जितने भी एम्पायर्स हैं वो स्टैब्लिश जो है वो है। मगध एम्पायर की अगर आप बात कर लो, है ना, मौर्यंस की जो है वो आप बात कर लो, तो वहीं पर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना, कि धीरे धीरे करके जो है वो उस क्षेत्र से डेवलप हुए। एनीवेज, तो मैं आपको एक चीज जो है वो यहां पर क्लियर हो गई कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जो बंगाल का हम लोग को देखने को मिलता है उसको गवर्नर जनरल बंगाल इन्होंने बना दिया, प्लस उसके साथ 4 लोग जो है वो इन्होंने दे दिए कि जो उसकी सहायता जो है वो करेंगे, 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्लस बॉम्बे और मद्रास को जो है वो इसके नीचे रख दिया। तो आई होप कि यहां तक पढ़ते पढ़ते आपको चीजें थोड़ी बहुत याद भी हो रही होंगी, है ना। अब सुनिएगा, तो ये चीज समझ में आ गई। तीसरा फीचर अब इसका हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा, ये याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस के साथ कलकत्ता के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। कब? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही हिस्सा था कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनेगी कलकत्ता के अंदर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीसरा फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। चौथा फीचर, अब इन लोग को डर था करप्शन का कि कंपनी के ऑफिसर्स जो है वो कहीं साले करप्ट ना हो जाए, तो कंपनी के सर्वेंट्स को मना कर दिया गया कि वो किसी भी प्रकार से प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी प्राइवेट ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, और ना ही इंडियन से रिश्वत जो है वो लेंगे। तो इसमें यह था कि नो करप्शन, है ना, बस। और पांचवा, और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी को मजबूत किया। अब उन्हें इंडिया के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी है। मतलब यहां से इन्होंने पहली शुरुआत तो करी दी थी कि लंदन में बैठी हुई सरकार जो है वो इंडिया की तरफ निगरानी रखेगी। तो भाई आपको सिंपल सी चीज समझना ही जरूरी है, निगरानी रखने का मतलब कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि इंडिया की तरफ से निगरानी, मतलब कानून बनाया गया है, रूल्स बनाए गए हैं, तो कुछ जवाबदेही भी तो होनी चाहिए, राइट। तो इन लोग क्या करेंगे, इंडिया में बैठे हुए कंपनी के जो लोग हैं, जो अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर इनडायरेक्टली ऑपरेट जो है वो कर रहे हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, है ना, क्योंकि इनका इंटरेस्ट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का शुरू हो गया है 1765, जब से दीवानी राइट्स मिली। तो इनने बोला कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलो, तो रिपोर्ट्स भी तो देनी पड़ेगी ना। तो अब ये कहती है इनने कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी, उसको मजबूत किया। कहा कि नहीं भाई, अब हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंडिया में क्या हो रहा है, कंपनी क्या काम कर रही है, उसकी हर एक रिपोर्ट चाहिए। उसकी रेवेन्यू, पैसा कितना कमा रहे हैं, सिविल और मिलिट्री मैटर्स किस प्रकार से चल रहा है, कहीं अंदरूनी कोई राजाओं के साथ लड़ाई तो नहीं हो रही है, वो भी रिपोर्ट दो, हर चीज। समझ रहे हो? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब क्या हुआ, इनने देखा कि यार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो 1781 ये लेकर आए, याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की गलतियां यानी कि डिफेक्ट्स, इनको सुधारने के लिए ये कानून लाया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में पूरी चीज फिर से बताता हूं, आपने नोट्स लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो अब याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है।
1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर के तौर पर आई। 1765 टाइमलाइन बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1765 दीवानी राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के। कहां कहां पर? बंगाल, बिहार, ओडिशा। फिर ये मान के चलो कि एक और मैंने आपको बताया ना 1773 से लेकर 1858, 1858 से लेकर 1947 क्या है? पहला वाला कंपनी रूल, दूसरा वाला क्राउन रूल। ठीक है, ये क्लियर। और फिर 1773 के हमने रेगुलेटिंग एक्ट को जो है वो देखा। पहला स्टेप था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी आप समझ गए हो, याद हो गया आपको, है ना? क्या क्या था इसके अंदर? गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जो था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया। उसके अंदर आ गए बॉम्बे और मद्रास। वॉरेन हास्टिंग पहला गवर्नर जनरल बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल के साथ 4 लोगों की टीम खड़ी कर दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया। और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश की गई 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। करप्शन रोकने के लिए कहा गया कि कंपनी जो है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगी, ना ही किसी इंडियन से रिश्वत जो है वो लेगी। और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब रिपोर्ट जो है वो भेजनी थी हर एक चीज की ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, है ना? तो ये हो गया 1773 का खेल खत्म। याद हो गई आपको? चीजें याद हुई अभी तक तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करना, इससे सपोर्ट मिलता है यार। मैं देखता हूं कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो फिर मोटिवेशन आता है अगला वीडियो बनाने का, है ना? अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी, तो अपन के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ यार बच्चे मांग रहे हैं तो उनको देना है। तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डिमांड जो है वो लिखिएगा, तो वो आपकी डिमांड पूरी होती जाएगी, उससे एक मोटिवेशन आता है। ठीक है, और अच्छे सन में आया तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑल क्लियर। सिर्फ इतनी चीज इसमें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है बस। फिर 1781 का मैंने आपको हल्का सा बता ही दिया कि इसमें जो इन लोगों ने गड़बड़ी जो करी थी, इनको लगा कि 1773 में जो गड़बड़ी हुई है अब गुरु उसको ठीक करना है। तो गड़बड़ी को ठीक करना है तो ये लोग जो है वो लेकर आ गए 17 ये वाला 81, 1773 के बाद 1781, जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो लिख लो। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, ये भी मैं आपको लिखवा चुका हूं अभी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हल्का सा बस, और थोड़ा साइड कर लेते हैं सिर्फ। वैसे हालांकि ये पेज की आपको जरूरत नहीं है, मेरी बातों से आपको चीजें क्लैरिटी रहे मिल रही होंगी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ गलतियां थी, कुछ डिफेक्ट्स थी, उनको ठीक करने के लिए जो है वो ये लेकर आए। तो सबसे बड़ा बदलाव ये था कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब अब कोर्ट उनके ऑफिशियल काम पर सवाल नहीं उठाता था। एक्चुअल में क्या होता था मैं आपको समझाता हूं। नई नई सुप्रीम कोर्ट बनी, नया नया गुरु जलवा, अब वही पावर का खेल। इनने देखा गवर्नर जनरल बंगाल जो है वो अति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास आई कंप्लेन, उसने उसके काम पर लगा दिए स्टे कि 2 मिनट रुको, जब तक मामला चल रहा है तब तक आप आगे कार्रवाई मत करो। अरे गवर्नर जनरल बंगाल ने भेजी रिपोर्ट लंदन कि मैडम ये तो गलत हो रहा है, ये तो रोका जा रहा है हमें। मैडम ने बोला कि रुक जाओ कुछ साल, 1781 आया, इनने बोला सुप्रीम कोर्ट बेटा गवर्नर जनरल कुछ भी करेगा, टेंशन नहीं देने का उसको, है ना? अब तुम गवर्नर जनरल की तरफ नहीं देखोगे, उसको मनमानी करने दो। तो यहां से गवर्नर जनरल की मनमानी जो है वो बढ़ गई। सबसे बड़ा बदलाव यही था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल इसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कर दिया। समझ रहे हो? सबसे बड़ा बदलाव ये था। मतलब अब कोर्ट उनके ऑफिशियल काम पर किसी प्रकार से सवाल नहीं उठाएगी। देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू से जुड़े मामले भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ से निकल गए। कंपनी के ऑफिशियल किसी किसान को पकड़कर बोल रहे हैं कि ला दे भाई पैसा, किसान बोल रहा है मेरे पास खाने को नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं, मैं मर जाऊं क्या? किसान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि माई बाप मदद करिए मेरी।
सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा था उस समय, नया नया ऑफिस बना है तो काम आ रहा है उसके पास, तो करेगा ही वो। कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये भी रिपोर्ट लिख के भेज दी कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट हमें मना करेगा टैक्स कलेक्ट करने से तो हम आपको पैसा कैसे भेजेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने वहां बैठे बैठे कहा हमें थोड़ी ना मतलब है इंडियन किसानों से, हमें तो पैसों से मतलब है, किसान जी है हमारे। सुप्रीम कोर्ट बेटा कंपनी के ऑफिशियल भी अगर चिल्लाएंगे किसानों को तो उनको चिल्लाने दो, डंडा करेंगे तो डंडा करने दो, आप किसी भी प्रकार से उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको शोषण करने दो। देख रहे हो स्टार्टिंग से ही उनकी नीयत ब्रिटिशर्स की। पर गेमर थे वो बहुत बड़े, वो 1858 तक आते आते समझ में आएगा आपको, बड़े गेमर थे। तो इनने बोला कि नहीं भाई आपको किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं, मतलब टैक्स के मामले जो है वो अब नहीं देखने सुप्रीम कोर्ट, टैक्स का मामला कंपनी को संभाल लेता, आप अपना आपसी लड़ाई वड़ाई होती है दूध वाले और भैंस वाले किसान वालों के बीच में हो रही है, उनको देखो आप मजे करो उसमें, ये इन सब चीजों में मत पड़ो, ये पैसा हमें कमान दो। कोर्ट को बोला गया कि लोगों के रिलीजन के हिसाब से फैसला करें, इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज 1781 में आई, हिंदूज के लिए हिंदू कानून, मुस्लिम के लिए मोमेडियन कानून। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और ये लेकर आए। पर्सनल लॉ, क्वेश्चन आ सकता है पर्सनल लॉ जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 की गलतियों में देखते हुए, क्योंकि हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट आ गई थी 1774 गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लोगों ने बोला कि भाई साहब हमारी पाक किताबों में ये नहीं लिखा, अभी तलवार निकाल के गला काट देंगे तुम्हारा। जज घबरा गया, जज ने वहां पर लिखा कि भैया यहां तो कहानी खराब हो रही है? यहां पर तो एक महिला का केस आया कि महिला जो है वो बोल रही है कि हमें शौहर ने 3 बार तलाक 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 बोलकर बेदखल कर दिया, साहब बचाओ हमें। तो हमने बचाने की कोशिश की तो उनने बोला कि खौफ खाओ ऊपर वाले से, अभी काट के फेंक दिया जाएगा। तो घबरा गया जज, जज ने बोला कि मालिक यहां पर मामला जो है वो उल्टा है, तो क्या करें। तो वहां से लेटर आ गया कि मत छेड़ो इनको, अपने मैटर्स करने दो, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ेगी बहुत। ब्रिटिशर्स जानते थे कि इंडिया के अगर रिलीजन के साथ छेड़खानी जो है वो की जाएगी तो बहुत पिटाई होगी इनकी, तो इनने बोला कि 1781 में कि पर्सनल लॉज जो है वो अलग कर दो। क्लियर? तो ऐसे करके 1781 में चीजें जो है वो क्लियर हुई। बस ये सब 2-3 पॉइंट्स जो थे जो मैंने भी आपको बताया, बस वो चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल की तो पावर बढ़ा ही दी थी इन लोगों ने, मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, तो अलग से ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये एक और चीज थी, प्रोविंशियल अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो अब डायरेक्टली गवर्नर जनरल की काउंसिल में जा रही है। सोचो आप, सुप्रीम कोर्ट का अब कोई लेना देना नहीं, लोग डायरेक्ट, अब क्योंकि 2 पावर अथॉरिटी पहुंच गई है, अब लोगों को पता लगा, पढ़े लिखे लोगों को, क्या रहे यहां तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाम की है, मेन पावर तो गवर्नर जनरल के हाथ में। तो लोग खड़े हो गए पर्चा लेके गवर्नर जनरल के ऑफिस के बाहर कि भाई साहब कल इसने बच्चे का दांत तोड़ा था मेरे, मुझे मुआवजा दिया जाए। गेम समझ रहे हैं आप? तो दिस वाज द गेम ऑफ 1773 एंड 1781। नेक्स्ट गेम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डबल गवर्नमेंट की शुरुआत, ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, उसकी शुरुआत आपको यहां पर देखने को मिलेगी। लिख लीजिएगा, डबल गवर्नमेंट से रिलेटेड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल, कमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल, कंपनी के 2 काम अलग अलग कर दिए, क्योंकि
लंदन में बैठी हुई जो सरकार थी उसने बोला कि यार तुम लोग यार खिचड़ी बना रहे हो यार। एक ग्रुप को बोला कि यार देखो एक काम करो, तुम पॉलिटिकली हैंडल करो चीजों को, है, क्योंकि यहां पर इंडिया के अंदर भी कुछ लोग थे पढ़े लिखे समझदार लोग जो सामने आए, बोले कि यार ये तुम गलत कर रहे हो यार, ये तो अत्याचार कर रहे हो हमारे साथ, है। और दूसरा इन्होंने अलग किया, थोड़ा सिस्टमैटिक किया काम। दूसरा इन्होंने अलग किया कि भाई कमर्शियल काम को कमर्शियल ही रहने दो, है ना। एक काम जो है वो चलेगा, पॉलिटिक्स देखेगा, और एक करेगा कमर्शियल। तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स याद रखिएगा, सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जो जिम्मेदार थी बॉडी, याद करो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट्स भेजती थी। अब इसको कह दिया कि भाई तुम हमारे खास हो और हमें तो वैसे भी मतलब है पैसों से, तो तुम एक काम करो, व्यापार देखो सिर्फ। कोड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि तुम कमर्शियल फंक्शन देखो, लिख लीजिएगा, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि तुम बस व्यापार देखो। दूसरी बॉडी जो इन्होंने नई बना दी वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक है कोड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये नई बॉडी बनाई गई जो पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट के अफेयर्स देखेगी, यानी कि अब वो सरकारी इंटरेस्ट को पूरा करेगी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये कमर्शियल इंटरेस्ट को जो है वो पूरा करेगी। मतलब पैसा बनाने का काम होगा इस डिपार्टमेंट का, और उल्लू बनाने का काम होगा इस डिपार्टमेंट का, कि कैसे जो है वो पॉलिटिक्स खेलें इंडिया के अंदर, कैसे जमीन हथिया लें, हैं, कैसे लोगों को जो है वो मैनिपुलेट करें, हैं। तो इस कानून ने पहली बार कंपनी के कब्जे वाली जमीन को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, पहली बार इसने ये चीज जो है वो कही। ये चीज लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कानून जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पहली बार इन्होंने कहा कि अब जिस क्षेत्र पर कंपनी ने कब्जा किया है वो होगा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने अब नाम लेना जो है वो शुरू कर दिया। लोगों को लगता है कि क्राउन रूल जो है वो ये 1858 में आया। नहीं गुरु, क्राउन रूल की देखो शुरुआत तो यहीं से होती हुई नजर आ रही है, 1773 से हो ही गई थी। वो तो उन्होंने फेज 2 जो है वो चेंज किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी ये सही समय है थोड़ा और टाइम जो है वो लेने का, थोड़ा और एक्सप्लॉइट करने का, तो दूसरी तरीके से एक्सप्लॉइट करें, चेहरा बदल के एक्सप्लॉइट करें। पहले बैकग्राउंड में खेल रहे थे ये लोग, अब फोर फ्रंट पे आ गए थे 1858 में। रिलेट करो चीजों को, रिलेट करोगे तो आएगा मजा। तो बस इसमें इतनी कहानी थी जो मैंने अभी आपको समझाई, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक छोटा सा और कानून जो है वो यहां पर आता है, एक्ट ऑफ 1786, 1786 का, ठीक है। तो हमने 1773 पढ़ लिया, पूरी चीजें समझ ली। फिर हम आ गए किसमें, 1781 में आ गए। फिर हमने पिट्स इंडिया देखा 1784 का। याद होती जा रही है चीजें आप लोगों को? होती जा रही है तो भाई प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखते हो, बताते चलना कि हाँ सर याद हो रहा है ना, रियल टाइम में लिख दो। अब आ रहा है एक्ट ऑफ 1786। तो ये सिर्फ गाइस लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए किया गया था, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थोड़ा सा जिद कर दिया, तो उन्होंने बोला कि यार चलो बीच में तुम्हारे लिए तुम्हारी बात थोड़ी सी सुन लेते हैं। उन्होंने 2 शर्तें रखी कि गवर्नर जनरल बनने के लिए, पहली चीज वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके, और वही कमांडर इन चीफ भी होगा। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हो क्या रहा था इस समय तक, बहुत नाटक होने लगे। वो जो 4 लोगों की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनको कहा गया था कि भाई गवर्नर जनरल को आपके जो है वो सपोर्ट करो, अब वो 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के कान में चिल्ला चिल्ला के खून निकाल देती थी, ये करो वो करो वो करो वो करो। गवर्नर जनरल बोलता था अरे भाई सांस तो लेने दे, थोड़ा आराम तो करने दे, नहीं 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 ऐसा करो ये करो। और गवर्नर जनरल कुछ बोले कि मैं अभी सूसू करके आ रहा हूं, तो बोले नहीं अभी पहले काम पूरा करो, उसके बाद जाना कहीं, उससे पहले कहीं नहीं जाओगे तुम। ये मेरे दौलत की तरह, दौलत कहीं नहीं जाओगे तुम, देखना भी उठ के आएगा, कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं जाओगे तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। ये दिख रहा है, आ गया हल्का सा दिख रहा है, ये आएगा, तुम नहीं जाओगे। वो देखो पीछे गया, इधर गया वो जैसे इसको बोलो तुम नहीं जाओगे, क्योंकि इसे घुमाने का टाइम है तो कूदने लगता है। तो गवर्नर जनरल ने जैसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बोला कि नहीं, तो उन्होंने बोला अरे भाई हमें तो बोला है तुम्हें एडवाइस करने के लिए, हम तो एडवाइस करेंगे। तो ये जो कॉर्नवालिस था इसने बोला कि नहीं भाई मुझे ऐसी एडवाइस नहीं चाहिए गुरु, इसको तुरंत बंद करो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो वहां से एक आदेश आ गया 1786 में कि भैया देखो जो काउंसिल हमने बनाई है
वो काउंसिल जो भी डिसीजन देगी उसको फॉलो करना ना करना गवर्नर जनरल के हाथ में है। ये मत समझो कि तुम एडवाइस करोगे तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। गवर्नर जनरल तुम्हारा बाप है। ये चीज 1786 में इन्होंने क्लियर कर दी। दूसरी कहानी भाई, दूसरी कहानी आती है आपकी कमांडर इन चीफ। इनने बोला कि नहीं भाई, मिलिट्री में भी हमारा रोल तो होना चाहिए ना यार। तो ठीक है गुरु, मिलिट्री में भी रोल ले लो आप। तो बस ये दो चीज, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की जिद के कारण ये चीज जो है वो हुई, ये कानून जो है वो लाया गया। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1793। अब होता यह है, कॉर्नवालिस की ओवरराइडिंग पावर को फ्यूचर के सारे गवर्नर जनरल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि उस समय तो उसने जिद कर दी थी कॉर्नवालिस ने कि नहीं 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 भाई, मेरे काउंसिल के लोगों को बोलो यार कि मुझसे औकात में रहे। तो अब क्या होता है, 1793 में इनने बोला कि हम भाई फाइनली एक रूल्स लेके आ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, दीज आर रूल्स। हमारे पास भी जो कानून आते हैं क्या है, रूल्स है कि लोग ढंग से उसको फॉलो करें, सीधे चलें। तो चार्टर एक्ट 1793 आता है, कॉर्नवालिस की जो ओवरराइडिंग पावर थी वो सभी के लिए कर दी इन्होंने। सभी जितने भी गवर्नर जनरल हैं सभी को दे दी कि ले भाई। अरे हाँ, कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली सिर्फ वही व्यापार कर सकती हैं। अरे मत करें दौलत प्लीज, इसको क्या घुमाने का टाइम आ गया। चलो गाइज, मैं एक छोटा सा पॉज लेता हूं। आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लिए तो कंटिन्यू चलेगा। मैं अपने साइड से एक पॉज जो है वो लेता हूं, अपने दौलत को जो है वो थोड़ा घुमा के लाता हूं, नहीं तो वो मुझे जीने नहीं देगा। वो विद्रोह में आ गया है, तो जब कोई विद्रोह करे तो थोड़ा सा उसका वो कर लेना चाहिए, है ना, इज्जत रख लेनी चाहिए, नहीं तो पिटाई हो जाती है। चलिए, हम हो गए हैं रेडी। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। तो हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1793 की, है ना। तो देखो गाइस, कॉर्नवालिस की ओवरराइडिंग पावर को फ्यूचर के सारे गवर्नर जनरल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब जो भी ओवरराइडिंग पावर जो थी कॉर्नवालिस की, जो अभी हमने देखा ना कि कॉर्नवालिस भाई साहब ने जो है वो 1786 में बवाल कर दिया। क्या बोलकर कि भाई, जो मेरे साथ जो बैठे हुए जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, तो भाई वो मेरे पीछे पीछे जो है वो पढ़ रहे हैं, बार बार उनकी बात मुझे सुननी पड़ रही। कुछ ऐसा करो कि मैं जो बोलूं तो वो माने माने ये सभी लोग, है ना, लड़े मुझसे नहीं। तो हुआ ये कि चार्टर एक्ट 1793 में ये चीज लिख दी गई क्लियरली कि भाई देखो, अब से जो भी इस गद्दी पे बैठेगा गवर्नर जनरल की, तो काउंसिल जो है वो उसे छेड़ नहीं सकता। मतलब गवर्नर जनरल की बात जो होगी वो काउंसिल की वोटिंग से भी ज्यादा होगी। जैसे 4 मेंबर हैं, 4 में से अगर 3, टोटल 5 है, 4+1 यानी कि गवर्नर जनरल अभी के लिए, तो इसमें से मान लो आपकी 3 मेंबर जो है वो बोल देते हैं कि ये डिसीजन लिया जाएगा, और गवर्नर जनरल बोलता है नहीं लिया जाएगा, तो गवर्नर जनरल की मानी जाएगी। समझ रहे हो आप। तो ऐसा हो गया फिर कहानी। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली देखने को मिली, सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, है ना। मतलब सिर्फ एक ही कंपनी को कहा गया कि भाई अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो होगी वो व्यापार करेगी, यानी कि यूके की जो कंपनी है वही व्यापार जो है वो करेगी। और अगले 20 साल के लिए इसके उसको बढ़ा दिया लाइसेंस को। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। इन्होंने ये चीज भी जो है वो कही इसके अंदर कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा और उसका जो स्टाफ जो होगा। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कौन है, अभी मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है वो बताया था। एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नई बॉडी बनी थी, याद है, पॉलिटिकल बॉडी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नई बॉडी बन रही है पॉलिटिकल बॉडी, वो इंडिया से ही उसका पैसा जो है वो जाएगा। इंडिया से जो पैसा कमाओगे उसके स्टाफ जो है वो यहीं से उनकी सैलरी जो है वो लेंगे। समझ रहे हो आप। तो मतलब कुल मिलाकर इंडिया का पूरी तरह से शोषण, कि ब्रिटेन जो है वो अपनी जेब में बिल्कुल हाथ नहीं डालेगा, सिर्फ इंडिया की जेब फाड़ डालेगा। ये कहानी हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट, अब आता है चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट, कुछ सालों बाद। देख रहे हो आप, 1793 के बाद 20 साल बाद ये आ गया 1813। 20 साल की अभी थी ना, अभी हमने देखा कि कंपनी को कहा कि भैया 20 साल का तुम्हें जो है वो लाइसेंस दे देंगे। ये देखो, ट्रेड मोनोपोली फॉर अनदर 20 ईयर्स। जस्ट अभी हमने पढ़ा, चाहिए ऊपर आ गया, ये दिख रहा है, हाँ, ये ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स, है ना।
अब 20 साल बाद आ जाता है 1813। अब चीजें चेंज करनी थी थोड़ी। अब क्या हुआ इसमें? इसमें यह हुआ कि अब ब्रिटिश इंडिया में व्यापार करने का मौका सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स को मिल गया। लेकिन क्योंकि देखो अब हो क्या रहा था इन 20 सालों में, भाई यूके के अंदर दूसरी कंपनीज भी थी, वो बोल रही थी कि यार तुमने ये गलत किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिल्ला रही थी कि तुम सिर्फ एक ही कंपनी को जो है वो कर रहे हो, है अंबानी अडानी को ही पे जो है फोकस है, बाकी दूसरी कंपनीज पे फोकस नहीं है। ऐसे चिल्लाने लगे लोग। तो फिर आगे चल के ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार ये तो ऐसे में तो हम अपनी ही कंट्री के अंदर बगावत कर देंगे, क्योंकि जो पैसे वाले दूसरी कंपनी के जो लोग हैं वो अगर हमसे बगावत करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो होता यह है कि 1813 में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, हमने जो कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी व्यापार करने की इंडिया के अंदर, उससे वो छीन लेते हैं, बट चाय और चाइना के साथ ट्रेड में कंपनी की मोनोपोली रहेगी। इनने बोला कि सिर्फ चाय हो गई और चाइना के साथ ट्रेड, ये दो चीज जो है वो करेगी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी जो आप दूसरी लंदन से जो भी कंपनी आएगी वो दूसरे व्यापार में भी हाथ डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, 1813 में बस यही चीज था इसका मेन वो पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसने साफ ये कर दिया कि इंडियन टेरिटरीज पर ब्रिटिश क्राउन का जो है वो हक रहेगा। तो ये कहानी हम लोग को देखने को मिली। तो इस पूरे पेज में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसके जो कुछ पॉइंट्स थे वो भी मैं एक बार रिकॉल जो है वो करवा देता हूं, और ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके अंदर ड्यूअल सिस्टम हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की देन थी। ठीक है, पहली बार कंपनी की टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया जो है वो कहलाई गई, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है नीचे, है ना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सुप्रीम कंट्रोल जो है वो मिल गया कंपनी के अफेयर्स में, क्योंकि अब यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड हो गई कंपनीज के अफेयर में इंटरफेयर करने के लिए। फिर 1786 का तो आपको ऑलरेडी पता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो बगावत कर दी, बोला कि भाई हमें ओवरराइडिंग पावर चाहिए अपनी काउंसिल्स में, यानी कि काउंसिल जो भी डिसीजन लेगी वो डिसीजन मान्य तभी होगा जब गवर्नर जनरल जो है वो कहेगा, मानेगा, या गवर्नर जनरल का डिसीजन सर्वोपरि होगा। तो ये हो गया। इवन कमांडर इन चीफ की भी पोजीशन जो है वो उसको मिल गई। ठीक है, फिर 1793 वाला चार्टर एक्ट आता है, इसमें तो इस चीज को लॉर्ड कॉर्नवालिस वाले जो डिमांड थी उसको कंटिन्यू कर दिया, और कहा कि कंपनी की ट्रेड के ऊपर मोनोपोली रहेगी 20 सालों के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी जो है वो जाएगी इंडियन रेवेन्यू से। ठीक है, ये आखिरी वाला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है। तो ये कहानियां हम लोग को जो है वो यहां पर देखने को मिली। ठीक है, बात तो क्लियर हो गई अभी तक आपको, यहां तक है ना, सभी बातें क्लियर है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो अनक्लियर रहे। ठीक है भाई, अब आगे जो है वो क्या बात करेंगे हम लोग, 1813 वाला है ना। 1813 वाले में भी मैंने आपको बता दिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि ट्रेड की मोनोपोली हटा दी, सिर्फ चाय और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर। और कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो अब इंडिया के ऊपर पूरी तरह से यहां पे आते आते जो है वो राज करना इसने शुरू कर दिया, है ना। तो ये कहानी है, ये थोड़ी सी आप ध्यान में जो है वो रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू जो है वो करेंगे 1813 के इसको। तो इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो अलाउ कर दी गई कि इंडिया में जाओ और इंडिया के लोगों को जो है वो कन्वर्ट करो। तो ये भी था इसके अंदर, ये वाला पॉइंट, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करो, है ना। ठीक है, लोगों को पनिश करो कि अगर लोग बाग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हम लोग को देखने को मिली। अब चार्टर एक्ट 1833, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। आओ, चार्टर एक्ट 1833 बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। यह कानून ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा और आखिरी कदम था, आखिरी कदम।
क्यों, वो भी आप समझ जाओगे। अब क्या हुआ, इस कानून ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। पहले याद है कि हमने जो है वो डिस्कस किया था कि पुराना जो एक्ट हम लोग को देखने को मिला, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। इस रेगुलेटिंग एक्ट में हमने जो है वो क्या चीज देखी कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ये यहां पर ये चीज हमने देखी थी, याद आ रही। अब आप यहां पर आ जाओ, चार्टर एक्ट 1833, ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। इसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी। और पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मेरा एक क्वेश्चन है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम क्या है, वॉरेन हास्टिंग्स, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। और ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, कई बार लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछते हैं तो लोग हास्टिंग्स लिख के आ जाते हैं। अब सुनना मेरी बात नेक्स्ट। तो इसको बहुत ज्यादा पावर दे दी, सभी सिविल और मिलिट्री पावर जो है वो चली गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से उनकी कानून बनाने की शक्ति जो है वो छीन ली गई। कह दिया कि अब बॉम्बे और मद्रास जो है वो कानून नहीं बनाएंगे। अब पूरे भारत के लिए कानून सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बना सकता है। सोचो आप, यानी कि अब पूरी पावर दे दी कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी कानून बनेंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ही बनाए जाएंगे। तो ये चीज हम लोग को है वो देखने को मिली। अब देखो, इससे पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन इस कानून के बाद 1833 के बाद अब रेगुलेशन नहीं होगा, अब चार्टर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब से जो है वो इनको एक्ट्स जो है वो कहा जाएगा। अभी तक हम लोग जो है वो क्या देख रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स है ना। जो भी यानी कि जो भी कानून बनते थे उसको रेगुलेटिंग कहा जाता था या रेगुलेशंस कहा जाता था। अब इसको प्रॉपर कानून कहा जाएगा। तो ये चीज उन्होंने बहुत, देखो ये लिखा हुआ है क्लियरली जो है वो बता दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार जो है, ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब हमारी ट्रेडिंग कमर्शियल बॉडी जो है वो नहीं है, राइट। मतलब कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, उनको सरकारी सर्वेंट बोल दिया। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर भारत पर राज करेगी। अब देखो कैसे वो व्यापारी बन के आए, बंगाल, बिहार, ओडिशा, यहां के इनको ट्रेडिंग राइट्स मिले। जैसे ही इनको यहां के ट्रेडिंग राइट्स मिले, ब्रिटिशर्स ने यहां पर देखना शुरू कर दिया कि अरे वहां की जमीन हमारी हो रही है। फिर धीरे धीरे करके इनने इंडिया के अंदर लड़ाइयां लड़ी, अलग अलग बैटल्स लड़े और इंडिया के बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। जब इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई तो एक टाइम पर उनने बोला कि अब ये जो कंपनी है, अब वो कंपनी नहीं, वो अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। तो इन्होंने कंपनी के कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज थी सबको खत्म कर दिया चार्टर एक्ट 1833 में। और कंपनी जो है वो अब बन गई एक कौन सी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर भारत पर राज करेगी। इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिलती है सिविल सर्विसेज के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। चार्टर एक्ट 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कानून ने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू करने की कोशिश की थी ताकि इंडियंस भी इसमें शामिल हो सकें। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से यह प्रोविजन लागू नहीं हो पाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है वो इस चीज का विरोध किया था, तो ये मतलब प्रोविजन जो है वो नहीं हो पाया। बट इन्होंने पहल कर दी थी कि भाई सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है वो इंडियंस के लिए भी होना चाहिए, टॉप मोस्ट सर्विस में इंडियंस भी होने चाहिए। ये 1833 चार्टर एक्ट ने जिक्र कर दिया था इसका, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अब इसके 20 साल बाद हमें देखने को मिलता है ये सीरीज 1853 चार्टर एक्ट 1853, क्योंकि इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 आ जाएगा। तो ये सीरीज का आखिरी चार्टर एक्ट था और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। 1853 पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। मतलब कहा गया कि कानून बनाने की बॉडी एक अलग होगी,
लेजिस्लेटिव बॉडी, और कानून को लागू करने की बॉडी एक अलग होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या ये बॉडीज आपको आज की डेट की पार्लियामेंट में नजर आती है? यस। आपको एमपीज एमएलए देखने को मिलेंगे हमारे लेजिस्लेचर में, है ना? और वहीं पर ही आपको मिनिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। यानी कि एक का काम होता है कानून बनाने का और एक का काम होता है उसको लागू करवाने का। तो इन्होंने चार्टर एक्ट 1853 में यही किया। देखो आप यहां पर लिखा भी हुआ है इसमें कि पहली बार ऐसा हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सेपरेट जो है वो किए गए, और क्लैरिटी के लिए। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज को कहते हैं मिनी पार्लियामेंट। काउंसिल में 6 नए मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स जोड़े गए। इस नई लेजिस्लेटिव विंग को इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कहा गया। इसने बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम किया, इसलिए इसे मिनी पार्लियामेंट जो है वो कहते हैं। तो इसके अंदर मतलब बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें पार्लियामेंट आपको जो है वो नजर आ रहा है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट कह रहा है। ऐसा ये काम कर रहे थे। अब जो कोशिश जो है वो पहले की गई थी 1833 में कि सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए ओपन किया जाए, तो वो यहां पर सफल हो गई 1853 में। सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकॉले कमेटी बनाई गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकॉले कमेटी 1854 बनाई गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू यह संभव हुआ कि इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है वो ओपन किया जाएगा इंडियंस के लिए। और मैकॉले कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है 1854 की, याद रखना, सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज हम लोग को वो देखने को मिली कि कंपनी को भारत पर राज करने की परमिशन दे दी गई, लेकिन कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था। जैसे पहले होता था ना 20-20 साल का लाइसेंस दिया जा रहा है, यहां पर कोई फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि अब तो कंपनी बची नहीं है। अब तो कंपनी को हटा दिया गया पूरी तरह से, ये पॉलिटिकल बॉडी जो है वो ऑपरेट कर रही है अब, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसका मतलब साफ था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब तक चाहेगी कंपनी का राज, तब तक कंपनी को कंटिन्यू करवाएगी। और हुआ यही कि आगे चल के कंपनी को जैसे ही पता लग गया कि अब तो हम अनलिमिटेड टाइम के लिए हैं, तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया। तो इंडियंस इकट्ठे हुए और रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। और जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो ये चीज कही कि अरे ये तो गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, चलो अब मामले को बचाएं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर आप कह रहे हैं ब्रिटिश क्राउन जो है वो सामने आता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो कंपनी ने गड़बड़ कर दी, कंपनी बेकार है, हम बहुत अच्छे हैं, हम इंडियंस के साथ हैं, कंपनी इंडियंस के साथ नहीं है। ठीक, कर तो यही रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात पर ही तो कंपनी चल रही थी। बट इन्होंने क्या किया, अब आम जनता को वो चीज पता नहीं थी कि भाई आम जनता तो जो सामने है उसी को देखकर बोलते, जैसे होता नहीं है कि भाई सरकार का जो अधिकारी है वो सरकार की तरफ से सामने आता है तो नक्सलाइट उसको जो है उड़ा देता है ना? अब वो तो बेचारा रिप्रेजेंटेटिव है सरकार की तरफ से, है ना? वो तो सरकार जैसा बोल रहे हैं वैसा वो कह रहा है, बट सामने तो आया उसी की पिटाई होगी ना। तो जनता ने मिलकर कंपनी की पिटाई कर दी, कंपनी के लोगों को बांध दिया, बहुत पीटा उनको, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तो इतने में क्या होता है कि पीछे से ब्रिटिश पार्लियामेंट आती है और कहती है, या ब्रिटिश क्राउन आता है और कहता है कि अरे ये कंपनी ने बहुत गलत किया, कंपनी की साजिश है तुम्हारे साथ, इंडियन लोगों के साथ गलत करने की, इसको बंद करो, इसको हटाओ, अब इंडियंस हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो इंडियंस बेचारे भोले भाले, इंडियन को लगा कि अरे वाह, अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो कितने अच्छे हैं, देखो उन्होंने कंपनी को तुरंत सजा दे दी। उन बेचारे गरीबों को क्या पता था कि सबसे पीछे जो है वो ब्रिटिश क्राउन ही है जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। वो तो मामले को सुलटाने के लिए, थोड़ा ठंडे करने के लिए ये चाल जो है वो चली इन लोगों ने। एनीवेज, तो आपको तो ये समझना है कि पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इन लोगों ने शुरू कर दिया। पहली बार ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि ये जो मिनी पार्लियामेंट जो इन्होंने बनाई थी ना, तो वहां पर इंडियंस बोल रहे थे कि भाई हमें भी तो बैठने दो यार, इंडिया में जो कानून बन रहा है उसमें इंडियंस भी तो होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। छह नए मेंबर्स में से 4 मेंबर्स मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा की लोकल गवर्नमेंट से चुने गए। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो मैंने आपको वो जो चीज समझाई है उसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूं इस पेज का। थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं कि आपको पेज क्लियरली दिखाई दे, वैसे जरूरत तो है नहीं। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, है ना? चार्टर एक्ट 1833 ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का इंडिया के अंदर। क्यों था? क्योंकि इन्होंने
गवर्नर जनरल बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल इंडिया कह दिया और कहा कि अब मद्रास और बॉम्बे ये लोग जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो कानून नहीं बनाएंगे। पूरे इंडिया के लिए जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल इंडिया। कौन था भाई? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर बताओ, पहला गवर्नर जनरल इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने बोला कि अब कंपनी जो है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगी, अब कंपनी को पॉलिटिकल एक्टिविटी सौंप दी गई, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। उन्होंने बोला कि अब एक काम करो यार, ब्रिटेन से दूसरे लोगों को आने दो व्यापार करने के लिए, अल्टीमेटली टैक्स तो तुम्हें ही मिलेगा, कमाओगे तो तुम ही, दूसरों को व्यापार करने दो। सिवाय चाय और चाइना के साथ ट्रेड, ये दो चीज छोड़कर बाकी पूरी दूसरी कंपनीज भी आकर व्यापार करना जो है वो शुरू कर दी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो अब काम है मैनेज करना और टैक्सेस वसूलना, टोल टैक्स वसूलना, है ना, लैंड टैक्स वसूलना, ये सब इसके काम हो गए क्योंकि इन्होंने टेरिटरीज पर अब कब्जा कर लिया, बड़ी टेरिटरीज पर। तो ये चीज देखने को मिली। अब सुनो आगे की कहानी, यहां तक तो समझ में आ गया था आपको, है ना। फिर इन्होंने इंडियन पहली बार 1833 ने चर्चा करी कि भाई इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज के अंदर शामिल करो गुरु। पहली बार ऐसा भी हुआ, बट मना कर दिया गया क्योंकि अपोजिशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोल रही थी नहीं नहीं नहीं, इंडियंस को नहीं बुलाएंगे हम लोग। तो अब ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली कि ऐसी कुछ हो गई। फिर 1853 आता है, 1853 इन्होंने बोला कि यार चलो पॉलिटिकल फंक्शन तो हो रहे हैं बट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाना इसको जरूरी है। तो इनने क्या बोला? इनने बोला कि यार देखो यार, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बन गया है, काम अच्छे से कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि कौन कानून बनाएगा और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा ये क्लियर नहीं है। तो इन्होंने ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है उसको बांट दिया दो पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ना उसको दो भागों में बांट दिया। इन्होंने इंडियन यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश कर दी। और फिर 1854 मैकॉले कमेटी लेकर आई है, जो कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इन्होंने ओपन कंपटीशन जो है वो सिविल सर्विसेज सिलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया के अंदर। यस, ठीक है। इन्होंने कंपनी रूल जो है वो एक्सटेंड कर दिया और ये भी कह दिया कि अब कोई लिमिट नहीं है कंपनी के ऊपर, है ना। और ये भी कहा कि चलो ठीक है यार, इंडियंस लोग जो है वो इतना परेशान हो रहे हैं तो आओ हमारे जो काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मिनी पार्लियामेंट जो हमने बना के रखा है, उसमें इंडियंस को भी बुला लेंगे। तो इंडियंस आ गए भाई, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, इन क्षेत्रों से लोकल इंडियंस को भी इनवाइट कर दिया गया। 6 में से 4 मेंबर्स जो थे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन आए। अब ये वही मेंबर्स थे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स के फेवरेट थे, एंटी ब्रिटिशर्स को थोड़ा बुलाते हैं ये लोग। तो ये वाली कहानी हम लोग को यहां तक जो है वो देखने को मिली। क्लियर? चलिए अब आगे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो आपको यहां तक की लाइन समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब भैया जो टॉपिक अब शुरू हो रहा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। अभी आपको याद हो तो हमने बात करी थी कंपनी रूल के बारे में, 1773 से लेकर हमने डिस्कस किया था कहां तक? 1858। फिर 1858 से 1947 तक का जो रूल चलेगा वो क्राउन रूल चलेगा। तो कंपनी रूल हो गया अपना खत्म। मेरे ख्याल से 80% चीज एटलीस्ट आपको इस वीडियो में से सुनते सुनते अगर याद हो गई हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आराम से आपको कवर कराने की कोशिश करी तो उसमें आपको याद तो हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत आराम से और सटीक तरीके से हम लोग चीजों की तैयारी करेंगे। हड़बड़ी करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट ये देखो ये फैक्ट्स ये पढ़ा दिया और हो गया, ऐसा काम नहीं करना है। उसमें क्या होगा, जितनी जल्दी सुनोगे उतनी जल्दी दिमाग से निकल जाएगा। हर एक चीज समझ समझ के आगे बढ़ो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब 1857 की क्रांति हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद आया ये कानून, जिसका मेन मकसद यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म करना और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल लाना। इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने बोला कि कंपनी वाले लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, कंपनी बहुत खराब है। मतलब ऐसा समझो
कि मैंने एक व्यक्ति को आपके पास जो है भेजा, मैंने ही भेजा, और उसने आपको लूट लिया, और आप जब मेरे पास कंप्लेन करने आए तो मैंने उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया, तो आपको क्या लगेगा कि मैं कितना अच्छा हूं? बट रियलिटी क्या है कि मैं अच्छा नहीं हूं। कंपनी क्राउन ने यही किया, पहले कंपनी को भेज दिया हमें लूटने के लिए, और हमारे सामने जो हमें लूट रहा था हम उसी को दोष दे रहे थे, बट एक्चुअल में कोई और था जो पूरे गेम को रचा हुआ था। अब वो आया सामने, और सामने आया इस साल में 1858 में, तो उसने अपनी इमेज को बहुत क्लीन रखा कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। फिर धीरे धीरे करके उसका असली रंग जो है वो नजर आया, दिखाई दिया। अब समझना बात ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पहला खेल ये था, पहली चीज तो इन्होंने बोला बहुत क्लियरली कि कंपनी का रूल खत्म करना ही था। कपड़े फाड़ दिए थे लोगों ने कंपनी के, तो इनको उसकी इमेज बचानी थी और अपना राज कंटिन्यू रखना था, एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू रखना था। तो इन्होंने बोला कि भैया कंपनी का रूल हो गया अब खत्म। सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी की अपने कंट्रोल में ले ली, जो कि उन्हीं के पास थी। हालांकि पावर वो किसी और के थ्रू चला रहे थे, अब बोल रहे थे कि अब हम डायरेक्ट गाड़ी चलाएंगे, अब ड्राइवर को हटाओ, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ड्राइवर पी के गाड़ी चलाता है, और शराब देने वाले तो यही थे, है कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि नहीं चलो छोड़ो, अब हम डायरेक्ट चलाएंगे इंडिया के अंदर शासन। तो सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो ट्रांसफर कर दी इस कानून के थ्रू, और इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जनता के सामने अच्छा बनना था कि और अच्छी सरकार बनानी थी। तो इन्होंने बोला कि ऐसा कानून था जिससे कि इंडिया के अंदर अच्छा शासन हो सके। अरे भाई अच्छा शासन पहले ही हो जाता, बट तुम्हें करना ही नहीं था, तुम्हें तो लूटना था। अब होती है यहां से वाइस रॉय की एंट्री, क्योंकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये रोल खत्म अब, क्योंकि अब तो डायरेक्ट क्राउन रूल करेगा ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक व्यक्ति यहां पर रूल करेगा अब, और वो है वाइस रॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का इन्होंने फिर नाम चेंज किया और नाम रख दिया वाइस रॉय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। यस, 1800 कितने में? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ 1800, जल्दी फटाक से। 1800 कितने में चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। हास्टिंग ध्यान में रखना है, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक। और फिर फाइनली 1858 में अब हमें देखने को मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि वाइस रॉय, मतलब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब वो बन गया वाइस रॉय। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना जरूरी है। लॉर्ड कैनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड कैनिंग ये पहला वाइस रॉय था इंडिया का। डबल गवर्नमेंट खत्म हो गई अब। पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो पहले ही कमर्शियल फंक्शंस खत्म कर दिए थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बचा हुआ था उसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि बची नहीं ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी खत्म कर दिया। तो डबल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया ऑफिस जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये चीज बड़ी काम की है, ध्यान सुनिएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल था। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें एक व्यक्ति अब बैठेगा जो इंडिया में होने वाली पूरी जानकारी डायरेक्ट यहां पे देगा, यानी कि वाइस रॉय से कांटेक्ट करेगा सेक्रेटरी, इंडिया के अंदर वाइस रॉय जो इन्होंने तैनात किया उससे कांटेक्ट करेगा, और वाइस रॉय इसको पल पल की खबर देगा, और ये पल पल की खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुनाएगा। ये ऐसा इन्होंने सेटअप किया पूरा मामला। एडवाइजरी काउंसिल बनी। अब इस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसकी मदद करने के लिए 15 लोगों की बॉडी बना दी इन्होंने, कि 15 मेंबर्स की एक काउंसिल है जो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी एसओएस उनकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं था। ये 15 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट जो है इंडिया के अंदर उसको देखते रहेंगे,
और पूरी रिपोर्ट जो है वो देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने हिसाब से रिपोर्ट जो है वो देगा पार्लियामेंट को। तो ये इन्होंने इस तरीके का सिस्टम तैयार कर दिया। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई पूरी कहानी? अब सुनो, नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगा कि अगर इंडिया पर राज करना है तो इंडियंस का कॉपरेशन जरूरी है, क्योंकि थोड़े समय बाद उनको यह भी रियलाइज हुआ कि इंडियंस को भी तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तो इंडियन फिर से पीटेंगे हमें। तो इंडियंस को अपनी तरफ करो कैसे भी। तो ये जो 1861 जो कानून था, इस कानून से इंडियंस को पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की प्रोसेस में जोड़ा गया। वाइस रॉय अब कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर सकते थे। तो वाइस रॉय बोलते थे कि नहीं भाई, हमारे जो कुछ लोग हैं जो हमारा साथ जो है वो दे रहे हैं, उनको जो है वो शामिल करो कानून बनाने की प्रोसेस में, उनको जो है वो शामिल करो कानून बनाने की प्रोसेस में। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ये चाहो तो लिख सकते हो आप। 1862 की बात है। 1862 लॉर्ड कैनिन ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था, जिनके नाम अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। लॉर्ड कैनिन ने एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव। ये 3 लोग जो थे जिनको नॉमिनेट जो है वो किया गया था कि भाई अब ये कानून बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। 1773 से जो पावर एक जगह इकट्ठा हो रखी थी, जो सेंट्रलाइजेशन जो हो गया था पावर का 1773 से 1858 तक, मान लो आप 1853 ले लो, तो जो सेंट्रलाइजेशन जो हुआ था पावर्स का, अब उसको तोड़ा गया। राइट? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से जो कानून बनाने की शक्तियां छीन ली थी इन लोगों ने, वो उनको वापस दे दी गई कि चलो बॉम्बे भी कानून बना सकता है, मद्रास भी कानून बना सकता है। अब यहां से जो प्रॉपर सिस्टम शुरू होगा, जो आज की डेट में हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट जो है कानून बनाती है ना, अलग अलग स्टेट का लेजिस्लेचर है जो कानून बनाता है, वही चीजें अब डेवलप होना शुरू होंगी। लॉर्ड कैनिन ने 1859 में, यह भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 1859 एक पोर्टफोलियो सिस्टम इसने शुरू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में लॉर्ड कैनिन ने, जिसे इस एक्ट ने लीगल रिकॉग्नाइजेशन दे दी। इसमें हर मेंबर को एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे कि कोई होम अफेयर संभालेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेगा, कोई डिफेंस संभालेगा, है ना। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो होते हैं ना, कि होम मिनिस्ट्री किसी की है, जैसे अमित शाह होम मिनिस्ट्री है ना, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इस तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे क्या है, इन्होंने बांटा हुआ है पूरा डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री को जो है वो दे दिया गया। फिर ऑर्डिनेंस पावर भी यहां पर शामिल की गई। जो वाइस रॉय जो था उसको जो है वो दे दिया गया ऑर्डिनेंस पावर, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में होती ना ऑर्डिनेंस पावर, टेम्पररी कानून बनाने की शक्ति। इमरजेंसी में बिना काउंसिल की मर्जी के कानून जो है वो बना सकता है ये वाइस रॉय। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है ना। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिली। अब इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स एक जगह पर मैंने आपको बता दिए, जो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा कि 1857 का रिवोल्ट होता है, सिपाही म्यूटिनी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय बना दिया गया, पहला वाइस रॉय का नाम लॉर्ड कैनिन। ड्यूअल गवर्नमेंट खत्म हो गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी पहले इन्होंने खत्म कर दी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब नए सिरे से शुरू करनी थी चीजें। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक नया ऑफिस शुरू कर दिया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 15 लोग उसको दे दिए गए जो उसको हेल्प करेंगे, है ना। तो ये चीज हुई। फिर इनको लगा कि इंडियंस को भी शामिल करना है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ले आए।
मद्रास और बंगाल की जो पावर छीन ली थी इन्होंने कानून बनाने की, वो पावर वापस कर दी, है ना। वाइस रॉय जो है वो अपनी काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर इंडियंस को अब सेलेक्ट कर सकता था, जिसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया पहली बार, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, याद रखना है। फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इन्होंने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, बंगाल 1862 में बनाया गया। एक और है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसको हम लोग बोलते हैं, 1886 में बनाई गई। पंजाब इन्होंने बनाई थी 1897 में, है ना। तो ये फैक्ट भी थोड़े से ध्यान में रखने रहते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिन ने इंट्रोड्यूस किया 1859 में, कि हर एक मेंबर जो है वो स्पेशलाइज होना चाहिए एक डिपार्टमेंट का। वाइस रॉय को इमरजेंसी के समय पर कानून बनाने की शक्ति दी, ऑर्डिनेंस पावर दिया गया, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली कि इस तरीके से उन लोगों ने खेला। तो 1861, 1858 ये दोनों हमने जो है वो कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस कानून ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो दायरा है, स्कोप है, ये थोड़ा बड़ा किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्कोप बड़ा कर दिया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। अभी तक जो 3 लोग जो इलेक्ट हुए थे ना, अब और बढ़े। हालांकि अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी जो ब्रिटिशर्स की ही थी इन लोगों के पास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा इंडियंस जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास जो है वो रहे, या कानून बनाने वाली बॉडी में ज्यादा इंडियंस रहे। कभी नहीं चाहते थे ये लोग, क्योंकि वो रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका इंटरेस्ट थोड़ा फुलफिल हो पाएगा। पहली बार मेंबर्स को बजट पर डिस्कस करने और एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछने की पावर मिली, लेकिन ध्यान रहे वोटिंग पावर अभी भी इंडियंस को नहीं दी थी इन लोगों ने। ये सिर्फ जो बजट आ रहा है उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। इस कानून ने इलेक्शन वर्ड तो यूज नहीं किया, लेकिन नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन का कंसेप्ट लाया। यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन पर मेंबर लिए जाने लगे। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत यहां पर हो गई थी। हमने जो विद्रोह वगैरह किए हमारे लीडर्स ने स्टार्टिंग पीरियड के, टाइम पीरियड ही देखो ना आप, 1892, 1885 में कांग्रेस आ गई थी। तो आपको यहां से एक चीज जो है वो समझ में आ जानी चाहिए कि, और इससे पहले से ही प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। इंडियंस ने जो है वो क्वेश्चंस करना शुरू किया कि भाई इंडियंस को अब इन्वॉल्व होना है डिसीजन मेकिंग में। तब इन लोग को वो चीज समझ में, इसलिए स्टार्टिंग में पहले तो उन्होंने 3 मेंबर्स को शामिल किया। फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की इन्होंने संख्या जो है वो बढ़ाई इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा था। फिर इन्होंने बोला कि चलो बजट पर डिस्कशन करने देते हैं, है ना, और आप सवाल पूछ सकते हो बजट के ऊपर, है ना। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप यूनिवर्सिटीज में हुआ, जैसे यूनिवर्सिटीज हुई, है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुए, वहां से कुछ मेंबर जो है वो चुनकर ला सकते हो, राइट। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शंस होना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो यहां पर ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था कि हमारे जो स्टार्टिंग के जो लीडर्स थे मॉडरेट्स, तो उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके पेटिशंस के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू अपनी पोजीशन बनाना शुरू करी। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं क्योंकि मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे उस समय वाइस रॉय थे, है ना। तो ये भी चीज आता है कि वाइस रॉय कौन थे, तो मिंटो, लॉर्ड मिंटो वाइस रॉय इंडिया में, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो याद करो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मॉर्ले। अब इसने जो है वो सबसे पहली चीज जो है वो ये करी कि साइज इंक्रीज किया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। तो आपको जो है वो पार्लियामेंट बनती हुई नजर आ रही होगी, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है ना। एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम यहां नीचे लिखा हुआ है। ये नाम सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले इंडियन बने जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए एज अ लॉ मेंबर के तौर पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पहले इंडियन जिनको शामिल किया वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 16 से 60 मेंबर्स की अब बन गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल पॉइंट, इसने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाया, कम्युनल इलेक्टोरेट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड मिंटो जो है उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाइसरॉय बैठा था, उसने क्या किया, मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्ट्रेटजी रच दी, क्योंकि पता था इंडिया के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी इनको दिख नहीं रही है, और इनको पता था कि यूनिटी होनी नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो इसने इसी का फायदा उठाया और बोला कि अगर हम इनको अगर एक स्पेशल पोजीशन देंगे तो मेजॉरिटी में जो हिंदूज हैं वो इनके खिलाफ होने लगेंगे और ये कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ फिर नहीं रह पाएंगे। तो इसने बोला कि चलो मुस्लिम्स, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि मुस्लिम नेता को मुस्लिम की जनता ही चुनेगी, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के जो लोग थे उनको आपस में बंटने के लिए मजबूर कर दिया इस सिस्टम ने। लोगों को दिखा दिया कि हाँ भाई, एक कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपने ही लोग को सपोर्ट करें, ये इस तरीके की आइडियोलॉजी जो है वो भरना शुरू कर दी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ने। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो वाइसरॉय। क्लियर हुई बात है। ऐसे ही एक और आता है उसके बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। अगस्त 1917 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार कहा कि उनका मकसद इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना है, क्योंकि अब समझ में आने लगा इनको कि अब इनको एक सरकार की तरह चलाना है पूरे देश को। इस कानून ने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि 7th शेड्यूल के अंदर आप देखते हैं इंडिया में, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमें देखने को मिलता है कि सेंटर के पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट के पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कॉन्करेंट यानी कि दोनों मिलकर इस पर बना सकते। ऐसे ही कुछ यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। मतलब अब प्रोविंस को अपने सब्जेक्ट्स पर काम करने की थोड़ी आजादी जो है वो मिल गई, पर अल्टीमेटली सेंट्रल कंट्रोल ही था, जो आज की डेट में भी वैसे ही हमें देखने को मिलता है। तो हमने जो है वो क्या चीज देखी, पहला तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हमने देखा। अभी एक बार रिकॉल करवा देता हूं फिर से, जैसे याद रहे आपको। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिए। अब हालांकि मैंने इससे रिलेट करना, डेट 1885 कांग्रेस आ चुकी थी, तो आप रिलेट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इंडियंस को तो बढ़ाना है ही। तो इंडियंस को कह दिया कि आप बजट सुन सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, है ना, बजट पर सवाल पूछ सकते हो, है ना, बट वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं था। इलेक्शंस इनडायरेक्ट आए थे क्योंकि यूनिवर्सिटी से और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लोगों को चुनने के लिए कह दिया गया था, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, फादर ऑफ नहीं सॉरी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें जो मिंटो जो है वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट हम लोग को नजर आता है, ठीक है। अच्छा यही तो है, मॉर्ले मिंटो में ही तो है, सॉरी, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब सुनना, इन्होंने क्या बोला कि चलो यार मेंबर्स को बढ़ा दो, 16 से 60 कर दिए इन्होंने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन एज अ लॉ मेंबर के तौर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए शुरू कर दिया और लॉर्ड मिंटो बन गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कुछ सालों बाद आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इन्होंने बात करना शुरू करी, क्योंकि अब हालत खराब हो गई थी ना, अब डंडा करने लगे थे इंडियंस इनके ऊपर। गांधी जी भी आ गए थे 1915, गांधी जी की एंट्री हो गई।
अब इनको समझ में आया कि भाई अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इंडिया के पढ़े लिखे लोग जो है वो थोड़ा सा सब्र रखें, नहीं तो इनको दोबारा से वो नहीं चाहिए था रिवोल्ट ऑफ 1857, इनको डर था दोबारा से रिवोल्ट ऑफ 1857 ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ा कॉपरेशन करते हुए चलते हैं, चलिए। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई 1917 में, 20 अगस्त 1917 इनने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। उसके लिए इन्होंने कुछ तौर तरीके अपनाए जो अब हम बात करेंगे आगे चल के। आओ, तो सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, डायआर्की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डायआर्की जो है वो क्या है। डायआर्की ये अक्सर आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में। डायआर्की इन प्रोविंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आई। मॉन्टेग्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हमें देखने को मिला। मिंटो, मॉर्ले मिंटो, मिंटो वाइस रॉय था और वो कम्युनल इलेक्टोरेट्स के लिए जो है वो जाना जाता है ना। ये चीज 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये याद रखना पड़ेगा इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ये किसके लिए जाना जा रहा है? डायआर्की के लिए। ठीक है, ऐसी चीज अक्सर एग्जाम में प्रीलिम्स में चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में अक्सर आती है, तो इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि ये जो पूरा आपको आज जो ये पहला चैप्टर जो मिल रहा है ना, ये अपने आप में आपके 2 क्वेश्चंस के बराबर है। प्रीलिम्स में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही पक्का, मिनिमम, पॉलिटी से, है ना। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्के कर लो। अब सुनो, डायआर्की का मतलब होता है ड्यूअल रोल। नाम से हमारा डायआर्की, ड्यूअल रोल। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंस मतलब जो स्टेट मान लो, हमारे यहां पे जो स्टेट है उसको प्रोविंस बोलते हैं ना, वो ये। इनको बोला कि भाई आपके पास कानून बनाने की शक्ति है, बट आप सभी चीजों पर कानून नहीं बनाओगे, सभी सब्जेक्ट पर। एक इनने दे दिया ट्रांसफर्ड और दूसरा दे दिया रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड मतलब जो मिनिस्टर्स हैंडल करते थे, मिनिस्टर जो हैंडल कर रहे हैं वो ट्रांसफर्ड है। और रिजर्व मतलब अब भाई गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेड करेगा। मतलब क्लियरली है कि ये रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली वाइस रॉय के दम पर चलेगा, जैसा वाइस रॉय बोलेगा वैसा इन एरियाज पर कानून बनाएंगे। बाकी दूसरे ट्रांसफर्ड में है, जो वहां के जो प्रोविंस के जो रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल मंत्री वगैरह जो है वो रूल करेंगे। समझ में आ गया? तो पहली चीज तो इन्होंने ये चीज बोल दी कि प्रोविंस के अंदर आप हर सब्जेक्ट पे कानून नहीं बनाओगे। एक रिजर्व सब्जेक्ट है जिस पर सिर्फ गवर्नर बनाएगा, जो ब्रिटिश का आदमी है। क्योंकि देखो, प्रोविंस के अंदर एक चीज बहुत बढ़िया हो गई थी कि इंडियंस जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना। मतलब प्रोविंसेस के अंदर आजादी मिल गई थी इंडिया को सरकार चलाने की, एक प्रकार से, है ना, प्रोविंशियल लेवल पर। बट ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि पूरी आजादी देना नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व करके रख दिया, ऐसा समझो। बाइकैमरलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बाइकैमरलिज्म। पहली बार देश में अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली लाया गया। जैसे लोकसभा और राज्यसभा हम लोग को देखने को मिलती ना, अपर हाउस लोअर हाउस, वैसे पहली बार 2 बॉडीज बनाई गई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस राज्यसभा, और लोअर हाउस जो लोकसभा जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक वैसे ही हमारी संसद में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे 2 हाउसेस जो है उन्होंने पहली बार बनाए 1919 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 भी से भी मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रिलेट किया क्योंकि इसमें वो चीज आनी थी। अब समझना, 1909 में मिंटो दादा ने तो बोल दिया कि मुस्लिम लोग, इनको मैंने आपको उसकी आइडियोलॉजी बता दी थी ना पहले ही,
कि मिंटो बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, वो जानता था कि मुस्लिम हिंदू एक नहीं होने, और इंडिया में इतने सारे रिलीजन हैं, सब लोग अपनी अपनी अब डिमांड करेंगे और सब लोग डिवाइड होते जाएंगे। यहां से हो रहा है डिवाइड एंड रूल की कहानी। 1909 हुआ क्या, 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट मिला। फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने भी बोला, सिख ने बोला, क्रिश्चियन ने बोला, एंग्लो इंडियंस ने बोला, यूरोपियंस ने बोला, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मच गई भसड़, सब लोग हो गए अलग। और इसका रिफ्लेक्शन दिखता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, दिख गया। देख लो भाई, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, सामने है। और पूरी कहानी बिल्कुल देखो, कहानी की तरह चल रही है पूरी चीजें। पढ़ोगे कहानी की तरह तो दिमाग में आराम से आ जाएगी। ये लो भैया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इनके लिए भी ओपन कर दिया कि क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा, सिख रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा, एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। बढ़ गए ना सबके सब एक ही जमीन पे, और यही तो चाहते थे कि सब लोग एक ना हो, सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे तो एकता कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट की फिर बात नहीं करेंगे। वो तो बोलेंगे भाई हमारा इंटरेस्ट पूरा करो भाई। समझ रहे आप गुरु? तो ये गेम था, और पहली बार लोगों को डायरेक्ट वोट करने का यहां पर मौका मिला, पर प्रिविलेज सिर्फ उनके पास था जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स या एजुकेशन था। बट यस, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन यहां पर आ गए। हालांकि अमीर लोगों के लिए आए थे, बट आ चुके थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि लोगों को एक्सपीरियंस हुआ पहली बार वोट डालने का, सरकार कैसे चलती है उसका। लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का नया ऑफिस बनाया गया, और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी हो गई। 1919 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। समझ रहे हो? पहली बार प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट से अलग हुआ, कि स्टेट के बजट अलग होंगे, सेंटर का बजट अलग होगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, अब एक आता है साइमन कमीशन। साइमन गो बैक जो सुनते हो ना, वो वाला। अब 1919 जो कानून था उसमें लिखा था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा चेक करने के लिए कि रिफॉर्म्स कैसा चल रहा है। ये चीज इन्होंने लिख दी थी कि भाई हमने 1919 में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, तो हमें चाहिए कि 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि 1919 में जो चीजें हमने करी है वो सही तरीके से वैसे चल रही है जैसी सोची गई थी कि नहीं, कि कुछ गड़बड़ी है। अब होता यह है, ब्रिटिशर्स ने 10 साल की जगह इसको 8 साल में ही भेज दिया, 2 साल पहले भेज दिया। अब इसका लोगों ने जमकर विरोध किया, बॉयकॉट किया। क्यों बॉयकॉट किया? क्योंकि 7 मेंबर की कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, सब व्हाइट मेंबर्स थे। इन्होंने कहा कि डायरकी खत्म कर दो और प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दो। इन्हीं की रिपोर्ट पर आगे चलकर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। तो ये गेम हम लोग को जो है वो इनकी तरफ से देखने को मिला। क्लियर? साइमन कमीशन, बस इतना सही था। अब कम्युनल अवार्ड देख लो आप, 1932 का। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रामसे मैकडोनाल्ड। इसने माइनॉरिटी के लिए, अब देखो कैसी भसड़ मचा रही है, 1909 से मुस्लिम इलेक्टोरेट आया। अब ये 1909 में भी इसलिए आया क्योंकि 1906 में, टाइमलाइन बस थोड़ी सी ध्यान में रखना, इसके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वैसे 1909 से पहले पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन। तो इसलिए फिर मिंटो ने बोला कि चलो मुस्लिम को अलग करें, इन लोग को एक ना होने दे। यही तो ऑब्जेक्टिव था इनका। फिर 1919 में भी देख लिया आपने कि सिख हुए, यूरोपियन हुए, एंग्लो इंडियंस हुए, इंडियन क्रिश्चियंस हुए, सबके सब सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लगे और उनको मिल गया। अब 1932 आया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, माइनॉरिटीज के लिए अलग सीट अनाउंस कर दे मारी इसने।
इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास, क्योंकि गांधी जी थे उस समय, तो शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, और बहुत सारे लीडर थे जो पिछड़े कम्युनिटी से आए थे। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो इसे हिंदू सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश मानते थे, और ये जो आपको दिख भी रहा है ये हिंदू सोसाइटी को तोड़ ही तो रहा है, अब आपने समझा होगा शायद। तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो येरवाड़ा जेल में जो है वो अनशन रखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो पूना पैक्ट होता है आगे चल के। तो ये गेम था भाई पूरा, जिसके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज, अच्छा आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी आई। डायरकी समझ में आ गई ना। प्रोविंसेस के अंदर दो पार्ट्स बढ़ गए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिस पर मिनिस्टर कानून बनाएगा, और एक रिजर्व सब्जेक्ट जिस पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार होगा गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। फिर बाई कैमरिज्म आ गया, डायरेक्ट इलेक्शन आ गए, कम्युनल इलेक्ट्रेट्स हो गए, बढ़ा दिए इन्होंने, और भी लोगों को वोटिंग्स दे दी। फिर इन्होंने बोला कि 10 साल बाद चेक करेंगे कमेटी लाकर कि सब पूरा मामला सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी ने बर्थ दिया साइमन कमीशन को। इवन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश हुआ यहां से 1926 में। फिर 1927 में आ गया साइमन कमीशन, जो 10 साल बाद आना था, 29 में आना था, 2 साल पहले ही आ गया। और इसको बॉयकॉट किया गया क्योंकि इसमें 7 में से एक भी इंडियन मेंबर जो है वो नहीं था, है ना। और इसका रिकमेंडेशन क्या था, ये याद रखना कि डायरकी को खत्म कर दो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि स्टेट्स को प्रोविंस को ज्यादा पावर नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने बोला कि प्रोविंस को ज्यादा पावर दे दो, क्योंकि डायरकी के कारण पावर जो है उसको कम मिल रही है, उसकी पावर कम हो रही है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट को समझाते हुए। फिर रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने माइनॉरिटीज को दे दी है कि चल भाई तुम लोग भी सेपरेट इलेक्टोरेट एंजॉय करो, जिसको लेकर गांधी जी चढ़ गए। गांधी जी ने अनशन रख दिया कि मैं मौत तक खाना नहीं खाऊंगा भाई, इस प्रकार की अगर हरकत चलती रही तो। देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, देश के लोग ही नहीं समझ रहे हैं, सब अपनी अपनी देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हो कि सामने वाला स्ट्रेटेजी क्या चल रहा है। तो ये कहानी है। तो आइए अब डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाप को जितने भी अभी तक कानून पढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा पापा जो है वो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया फेडरेशन, इस कानून ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों एक साथ जिनको आना था। पावर्स को 3 लिस्ट में बांट दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इनका यह था, अब हम प्रोविंस जैसे काम कर रही है, सेंट्रल तो है ही, वाइसरॉय यहां बैठा हुआ है, और एक ऐसी टेरिटरीज है इन पर राजा का कंट्रोल है। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो इन तीनों को एक साथ बॉटल में उतारो, एक जगह पे लेके आओ। तो जो राजा जो थे वो समझ गए थे कि ये साले बेवकूफ बना रहे हैं गोरे हैं, फटाफट अंग्रेजी बोल के हमें उल्लू बना देते हैं, साइन वाइन करा देते हैं कहीं पे, और हमारी पावर छीन लेते हैं। तो राजाओं ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ तो नहीं आ पाएंगे, ये दोस्ती ना ही हो पाएगी। बट इसमें एक बड़ा बदलाव यह था कि प्रोविंसेस से डायरकी खत्म कर दी गई, जो साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था, जो यहां पर इंप्लीमेंट हो गया, कि प्रोविंसेस से इन्होंने डायरकी जो है वो हटा दी, हट गई, और उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। मतलब अब गवर्नर को मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना था, जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके। पहले गवर्नर अपनी मनमर्जी चलाता था, अब कह दिया कि नहीं भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की एडवाइस पर गवर्नर जो है वो काम करे, जो आज की डेट में हम लोग को यही सेम चीज देखने को मिलती है। ऐसी तो होता है, समझ रहे हो। लेकिन वही डायरकी, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को सेंटर में इंट्रोड्यूस करने का प्रोविजन रख दिया गया, जो कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। इनने बोला कि प्रोविंस से हटाकर हम सेंटर में रख देते हैं, ये डायरकी को हटा दो। इसमें एक चीज और हम लोग को है वो देखने को मिली, बाय कैमरलिज्म। 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इसमें बाय कैमरलिज्म लाया गया, मतलब 2 हाउसेस थे। साथ ही वोटिंग राइट्स को एक्सपेंड किया गया, अब लगभग 10% पॉपुलेशन जो है वो वोट देने के लिए रेडी हो गई।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर कि 10% पॉपुलेशन जो है अब वो रेडी है कि वो वोट देंगे। यहां पे लिखा हुआ ये, ठीक है। फिर इस कानून ने आज के कई बड़े इंस्टीट्यूशन की नींव रखी। करेंसी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, वो यहीं से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल प्रोविंशियल ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, पीएससी, वो भी यहीं से निकल के आती है। 1937 में एक फेडरल कोर्ट जो आज की सुप्रीम कोर्ट है, वो भी यहीं से आई। अब आप बोलोगे सर वो 1774 में तो सुप्रीम कोर्ट आपने बताई थी, वो बंगाल वाली थी, कलकत्ता, है ना। वो जो डील करती थी वो लोकल अफेयर्स को डील करती थी। जो आज की डेट की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो 1937 में जो है वो लाई गई, फेडरल कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये आता है फिर उसके बाद, है ना। क्लीमेंट एटली का डिक्लेरेशन आया और उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों ने। फिर माउंटबेटन प्लान करके एक आता है 3 जून 1947 का, जिसने पार्टीशन को रहे वो फाइनल कर दिया। तो आपने क्या क्या सीखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से? पहली चीज तो एक ये लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट था, ठीक है, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। 321 सेक्शंस थे इसमें, 10 शेड्यूल था, और इसी के पूरे आधार पर, इसी से ही पूरा कॉपी पेस्ट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। मैक्सिमम चीजें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। बहुत डिटेल था ये। ऑल इंडिया फेडरेशन इन्होंने बनाने की कोशिश करी, प्रपोज रखा कि भाई प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स एक साथ आ जाए, बट प्रिंसली स्टेट्स ने आने से मना कर दिया। इवन उन्होंने ये चीज बोली कि भाई पावर्स को डिवाइड करेंगे, एक फेडरल लिस्ट बनाई, एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाई, एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल में 54 आइटम्स थे, और कॉन्करेंट में 36 आइटम्स थे। एक रेसिडरी पावर भी दी गई, ये कहा कि वाइसरॉय को दी गई कि वाइसरॉय, कुछ ऐसी चीजें थी जो इन तीनों में नहीं है, उसके अलावा अगर किसी को कोई कानून बनाना है तो वाइसरॉय बना सकता है। इन्होंने डायरकी को प्रोविंस से हटा दिया, एबॉलिश जो है वो कर दिया, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। बट डायरकी को सेंटर में प्रपोज किया गया था कि सेंटर में करेंगे डायरकी, बट वो हो नहीं पाई। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया, 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर, इनको जो है वो इन्होंने बोला कि हम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, है ना। तो ये भी हो गया। पहले तो ऑलरेडी 1919 में सिख को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को ऑलरेडी मिल गया था। 1909 में मिल गया था मुस्लिम्स को। अब वुमेन, शेड्यूल कास्ट, लेबर्स, इनको भी देने की बात कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आरबीआई को स्टैब्लिश करने वाली बॉडी है। फेडरल प्रोविंशियल ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया इसने। फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया 1937 में, ठीक है। इसने काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1858 में स्टैब्लिश हुई थी, उसको बंद कर दिया, उसको हटा दिया। मैंने आपको बताया नहीं था कि एक और काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश हुई थी, उसको बंद कर दिया इन लोगों ने। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, एटली डिक्लेरेशन हुआ, अनाउंस किया गया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के अंदर खत्म हो रहा है। 30 जून 1948 डेट याद रखना। बट स्थिति ऐसी बनी कि इन्होंने पहले ही कर दिया, माउंटबेटन प्लान लाया गया 3 जून 1947 को, और पार्टीशन जो है वो किया गया, ठीक, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद माउंटबेटन प्लान लाया गया। फिर क्लैरिफाई किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और वो प्रोविंस में अप्लाई तब तक नहीं होगा, या और प्रिंसली स्टेट्स में अप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। क्लियर? अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, माउंटबेटन प्लान। तो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आखिरी कानून था जिसने इंडिया की किस्मत बदल दी।
और ये क्वेश्चन आए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किसके ऊपर आधारित था, क्योंकि प्रीवियस किसी ने किसी के ऊपर आधारित, तो ये फाइनली आगे वाले कानून बना रहा है। तो ये था माउंटबेटन प्लान के ऊपर आधारित, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था। तो इसी पर ही हम बात करते हैं, आइए समझते हैं और डिटेल में पूरी चीजों को। तो याद रखना, सबसे पहले इसने ब्रिटिश रूल को वो खत्म कर दिया, ये बात आप समझ ही रहे हैं, खत्म हो गया भाई। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को सॉवरेन देश जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि हमारे ऊपर और कोई नहीं है, हम अपना खुद का डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं। तो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट हो गया, पहला पॉइंट। साथ ही देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। इन दोनों के पास अब ऑप्शन था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सके। अब इंडिया में कोई वाइस रॉय जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वाइस रॉय तो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव था, अब तो खत्म। उसकी जगह दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसे ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा, लेकिन सिर्फ इंडियन या पाकिस्तानी कैबिनेट की एडवाइस पर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब इंडिया पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी, उसके आधार पर एक गवर्नर जो है वो बना देंगे, है ना। दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसको पूरी पावर्स दी गई कि वो अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। वो चाहे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी पुराने कानून को रद्द कर सकते हैं, यहां तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी। ये चीज भी क्लियरली इन्होंने जो है मेंशन करी थी, समझ रहे हो आप। फिर जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता, तब तक दोनों देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेंगे। ये भी चीज लिखी गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत बड़ा वो था, मतलब कानून था। फिर इस कानून ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए, या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रहो। ये भी एक चीज थी जिसके कारण से लड़ाइयां हुई। उन पर से ब्रिटिश कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर जगह से अपना कंट्रोल इंडियन टेरिटरी में हटा दिया था। किंग ऑफ इंग्लैंड का टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया खत्म कर दिया गया। सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था वो बंद कर दी गई, अब क्योंकि अब इंडिया पूरी तरह से इंडिया में देखेगा। तो फाइनल रिजल्ट यही रहा कि 14-15 अगस्त की मिडनाइट को आजादी मिली। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना और उसने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई। ये फैक्ट ध्यान में रखना अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने भी आपको बताया ना, इंडिया के अंदर वाइस रॉय की पोजीशन इन्होंने खत्म कर दी, उसकी जगह पर लेकर आ गए गवर्नर जनरल की। जब तक कोई डिसीजन नहीं ले लेता तो एक गवर्नर जनरल तो रखना पड़ेगा भाई आपको, देश चलाना है, मजाक थोड़ी ना है। तो जो वो ये था अपना माउंटबेटन, वो ही पहला और आखिरी गवर्नर जनरल बन गया। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज डिफरेंट, यहां पे वाइस रॉय को खत्म करके गवर्नर जनरल वाज डिफरेंट, है ना। तो ये गवर्नर जनरल बन गया कुछ समय के लिए, और इसने नेहरू साहब को जो है वो शपथ पढ़वा दी कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आगे चलकर इंडिया की पहली पार्लियामेंट बनी। ये फैक्ट भी आपको पता होएगा ही वैसे तो, है ना। बस और कुछ नहीं था इसमें, और भी काफी सारी चीजें जो अपने लिए काम की नहीं है। आपको तो ये याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पहला पॉइंट, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल एंड हो गया। इंडिया पाकिस्तान इन्होंने बनाया, उनको अधिकार दे दिया कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से हट सकते हो। गवर्नर जनरल जो है वो हर एक डोमिनियन में आएगा वाइस रॉय हटकर, और ऑब्वियस होता है कि कैबिनेट ही जो है, कैबिनेट के एडवाइस पर ही उसको अपॉइंट करना है, तो इसको माउंटबेटन को अपॉइंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना बना सकते हो, ब्रिटिश के पुराने जितने भी कानून है उनको आप रद्द कर सकते हो, इंक्लूडिंग 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि जो ये कानून है उसी को खुद को भी रद्द कर सकते हो। कंट्रीज जो है वो जब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेंगी, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, ये भी मेंशन किया गया था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से भी ब्रिटिश का कंट्रोल हट गया। प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया गया या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तो फ्रीली रहो, है ना। ट्राइबल एरियाज के साथ जो संधि इन्होंने करी थी यहां पर इंडिया के अंदर, वो भी रद्द हो गई, सब यानी खत्म। ऑफिस जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इंडिया के लिए, वो खत्म कर दिया इन्होंने। एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल खत्म कर दिया, है ना। गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स
ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बन गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर इनको काम करना है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन है ना, ये उसकी बात नहीं हो रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, नए वाले की बात हो रही है ना। तो इसलिए पहला और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को बनाई गई थी और वही पहली पार्लियामेंट जो है वो बनी। तो ये फैक्ट जो है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखना है, दैट्स इट। अब ये देख लो भाई, ये चार्ट एक जनरली आप मेंबर्स के नाम इसके अंदर जो है वो दिए हुए हैं। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी सरकार, जो तब बनी जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसमें मेंबर वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट थे, है ना। वाइस रॉय की काउंसिल का वाइस रॉय जो था वो काउंसिल का हेड था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। ये देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट थे इसमें काउंसिल के। नेहरू जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे थे। सरदार पटेल साहब होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग से थे और इनके पास फाइनेंस था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। अक्सर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, लियाकत अली खान जी से रिलेटेड। अच्छा नीचे है ये, अच्छा ओके, ये देख लो आप ये पूरे चार्ट को, ठीक है। जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्ट्री, इनका रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक मिनिस्टर रहने का भी है, राइट। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा जो है वो पता होना चाहिए। जगजीवन राम जी। जोगेंद्र नाथ मंडल जी इंटरिम गवर्नमेंट में एज अ लॉ मिनिस्टर के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिले थे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये वाला चार्ट एक आ जाता है आपके सामने। जब इंडिया आजाद हुआ था तब पोर्टफोलियोज में कुछ बड़े बदलाव हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स पाकिस्तान चले गए। बी आर अम्बेडकर साहब ये आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। आर के शनमुगम चेट्टी, आर के एस चेट्टी ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने लियाकत अली खान की जगह। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, इन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो मिला। राजकुमारी अमृत कौर जी ये पहली महिला, पहली वुमेन मिनिस्टर बनी और इनके पास हेल्थ विभाग था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर जॉन मथाई इंटरिम गवर्नमेंट में ये इंडस्ट्रीज देखते थे, लेकिन आजाद भारत में ये इन्हें रेलवेज और ट्रांसपोर्ट जो है वो मिल गया, है ना। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। लॉ पोर्टफोलियो इंटरिम गवर्नमेंट में जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था, लेकिन फ्री इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंस जो था वो पहले लियाकत अली खान के पास था, लेकिन फ्री इंडिया में ये आर के एस चेट्टी के पास जो है वो चला गया, है ना। फाइनेंस पहले जो है वो लियाकत जी के पास था, लियाकत अली खान, देख लो। फिर वो पाकिस्तान चले गए तो इनके पास आ गया ये, है ना। नेहरू जी एक्सटर्नल अफेयर्स, पटेल जी होम अफेयर्स, जगजीवन राम जी लेबर, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, पोर्टफोलियोज वगैरह कभी कभी इस तरीके की चीजें एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है गाइस इसमें, कंप्लीट। तो देख लो भाई, याद रखना थोड़ा, ये नोट्स भी जो है वो यहां पर लिखे हुए हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 हुआ। इसके बाद मुगल एम्परर शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल, बिहार और ओडिशा के, है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करने के। याद करो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो कितनी देर हो गई अपन को? 1 घंटा, डेढ़ घंटे, मैंने कहा 1 घंटे 40 मिनट का ये पूरा एक चैप्टर हमने कवर किया है। बट होपफुली आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना। अच्छा लग रहा है कि मैं सीरीज कंटिन्यू रखूं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, आप बताओगे तो ही सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलेगी। जय हिंद, जय श्री महाकाल।